सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। हर्ष ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। तो बच्चों, नालंदा विद्यापीठ जो कहाँ थी, तो हर्षवर्धन के राज्य में थी। उनके आचार्य का क्या नाम था, तो शीलभद्र था, जिनकी सहायता देकर हर्षवर्धन ने उनको क्या करवाया था, तो देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दिए थे। किसको दिए थे, तो आचार्य शीलभद्र को दिए थे। और लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। बच्चों, ये आप चित्र में देख सकते हो, कौन सी विद्यापीठ है ये, नालंदा विद्यापीठ। और किसके समय की है, तो ये जो है वो हर्षवर्धन के समय की मानी जाती है। अब नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की निःशुल्क व्यवस्था थी। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। बच्चों, तो उस समय जो था शिक्षण कैसे प्राप्त होता था, तो विद्यापीठ में विद्यार्थी को वहाँ पर रहना पड़ता था। और नालंदा विद्यापीठ जो थी उसमें विद्यार्थी के प्रवेश के लिए कुछ नीति नियम बनाए गए थे, जैसे कि विद्यार्थी को प्रवेश के लिए वहाँ की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। और उसी विद्यापीठ में विद्यार्थी को रहने, खाने की और शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था थी, मतलब कोई भी जात की फीस नहीं ली जाती थी। और नालंदा विद्यापीठ के भव्य जो पुस्तकालय था उसका क्या नाम था, तो धर्मगंज था। क्या नाम था, धर्मगंज। तो बच्चों, अब उसके आगे कैसा था लोगों का जीवन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तत्कालीन नगर और गांव के चारों ओर किलेबंदी थी, मतलब चारों ओर किलेबंदी थी। क्यों किया था, तो ताकि राज्य पर कोई आक्रमण ना कर सके। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे। समाज के मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। उस समय समाज में कितने वर्ग थे, तो 4 वर्ग थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। सती प्रथा, तो बच्चों सती प्रथा क्या है, तो उस समय में जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, उसकी पत्नी को जो है उसी चिता में जलना पड़ता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं। बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में विवाह। और बहुपत्नी मतलब एक पति और उसके दो से अधिक पत्नियां हो, ऐसी प्रथा। मतलब एक पति और 2 से अधिक पत्नियां हो, उसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो ये कब शुरू हुई थी, तो हर्षवर्धन के समय में शुरू हो गई थी। लोग भोजन में दूध और उनकी बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल माला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। नट और मदारी गांव में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कभी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में प्रजा का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और पशुपालन था। जमीन महसूल 1:6 मतलब उत्पादन का 1/6 भाग जितना नहीवत लिया जाता था। अंतर और बाह्य व्यापार वैश्यों के हस्तक था। मतलब वैश्य अर्थात कौन सा वर्ग, तो बच्चों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे ना, उसमें से जो तीसरा वर्ग आता था उसे वैश्य कहा जाता था। उनके अधीन क्या था, तो अंतर और बाह्य व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र के
भृगु-कच्छ बंदरगाह, जो वर्तमान समय में भरूच के नाम से जाना जाता है, तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्के चलन में थे। मतलब उस समय जो चलन था वो क्या था? सोने चांदी का सिक्का। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत तथा इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। और उस समय कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था? तो गहने, मूर्तियाँ, हाथी दांत और इमारती लकड़ियों का क्या करते थे? निर्यात किया जाता था, मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। उस समय क्या था? भारत का व्यापार बहुत ही समृद्ध था, जिसके कारण समृद्धि बढ़ रही थी। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। उस समय प्रजा में कौन कौन से धर्म की तो उस समय जो थी सारे धर्म एक थे। हिंदू, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म सभी एक थे और प्रजा में क्या था? सर्वधर्म समभाव की भावना थी। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में प्रजा में कौन कौन सी कुप्रथाएं थीं, तो जिसको मैंने आपको बताया कौन कौन सी थी? सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं थी। आज भारत में कौन कौन सी कुप्रथाएं देखने को मिलती है? तो बच्चों, आज भारत में अंधश्रद्धा और बाल विवाह इत्यादि प्रथाएं जो है वो देखने को मिलती है। वर्तमान समय में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो बच्चों, ये आप लोग जानते हो, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, विभिन्न प्रकार के खेल हुए, ये सब वर्तमान समय के साधन थे। प्राचीन समय के नगर के चारों ओर किलेबंदी क्यों की जाती थी? तो राज्य का रक्षण प्राप्त करने के लिए। आपके मन में प्रश्न होगा कि यह किस तरह पता चला? उत्तर है, एक चीनी यात्री के दैनंदिनी के आधार पर। वह चीनी यात्री कौन था? तो ह्यूएन त्सांग। कौन था? ह्यूएन त्सांग। ये जो हमने ऊपर प्रश्न पढ़े जिसके मैंने आपको आंसर दिए, तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? तो बच्चों, उस समय एक चीनी यात्री जो है वो भारत आया हुआ था, जिसका नाम था ह्यूएन त्सांग। और उनकी जो दैनिक पत्रिका थी उसमें ये सब बातें लिखी हुई है, जिसका आप फोटो देख सकते हो। और उसके बाजू में जो चित्र है ह्यूएन त्सांग की भारत यात्रा, तो उनके लिए जो है वो सड़कें बताई गई है। ह्यूएन त्सांग कैसे भारत से आए, चीन से, और कैसे कैसे उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। अब ह्यूएन त्सांग का समयकाल, तो उनका समयकाल कितना है? तो 629 से 645, मतलब हर्षवर्धन के समयकाल में आए। हर्षवर्धन के समयकाल में यह चीनी यात्री भारत आया था और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए हुए ह्यूएन त्सांग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया। उसने अपना अध्ययन कहाँ किया? तो हर्षवर्धन के राज्य में जो नालंदा विद्यापीठ थी उसमें अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? 5 वर्ष तक। ठीक है। और फिर जिसमें उसने क्या लिखा था? तो हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा था? तो हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सादगीमय, सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल कपट या वचन भंग को पाप कर्म समझता था। मतलब ह्यूएन त्सांग जो थे उन्होंने अपनी दैनिक पत्रिका में ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये किसके बारे में लिखे हुए हैं? तो हर्षवर्धन के बारे में लिखे हुए हैं। और इस तरह हर्षवर्धन जो है वो 15 वर्ष तक भारत के अलग अलग भागों में घूम कर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तिका में लिखा हुआ है। और
ईस्वी सन 645 के वह मध्य एशिया के रास्ते कहाँ लौटा? चीन लौटा। और आया कहाँ था? आया कहाँ से था? तो चीन से। वह कई पुस्तकें और अवशेष मूर्तियाँ साथ ले गया। उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की 6ठी बौद्ध धर्म परिषद में भी उसने हाजिरी दी थी। अब बच्चों, जैसे कि मैंने पहला राज्य आपको बताया था प्राचीन समय का, कनौज, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है? वातापी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके राजा का क्या नाम है? तो पुलकेशी द्वितीय। इसी समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा कौन था? तो पुलकेशी द्वितीय था। और राजगद्दी तक का सफर, ये किसकी राजगद्दी तक का सफर है? तो पुलकेशी द्वितीय। दक्षिण भारत में चालुक्य, सोलंकी वंश व तापी नगर, जो बादामी कर्नाटक में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था, उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कभी काल पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो पुलकेशी प्रथम ने किया था। उसके राजध्वज में किसका चिन्ह था? तो वराह अवतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। कभी काल बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मंगलेश। किसने करवाया था? मंगलेश। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा। तो बच्चों, जो वातापी जो राज्य था उसमें राजगद्दी के सफ़र में सबसे पहले कौन आया? तो पुलकेशी प्रथम आया, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और अपने राष्ट्रध्वज में किसका चिन्ह था? उसके राष्ट्रध्वज में तो वराह अवतार का था। और उसके पश्चात उसका पुत्र कौन? कीर्तिवर्मा गद्दी पर आया। और उसके बाद कीर्तिवर्मा का भाई मंगलेश जो है उसको राजा बना दिया गया। और फिर उसने नमूनेदार विष्णु मंदिर बनाया था। और उसके बाद जो है पुलकेशी द्वितीय को वातापी का सम्राट बनाया गया। तो बच्चों, पुलकेशी द्वितीय का जो समय काल है वो कितना है? 610 से 642 तक का। तो चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते थे। उसने पहले लाट, जो दक्षिण गुजरात, और बाद में गुर्जर, उत्तर गुजरात जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेगी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया था। जब कनौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा करके आगे बढ़ता जा रहा था, तभी दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। तो बच्चों, हर्षवर्धन जो है वो अपनी विजय यात्रा किस तरफ बढ़ाते जा रहा था? तो दक्षिण की तरफ। और दक्षिण का जो राजा पुलकेशी द्वितीय था वो अपनी विजय यात्रा किस तरफ बढ़ाते जा रहा था? तो उत्तर की तरफ। और इस तरह दोनों जो महान सम्राट हुए, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई और हर्ष पुलकेशी विग्रह से कनौज का साम्राज्य नर्मदा तक ही आकर रुक गया। मतलब बच्चों के नर्मदा जो वहाँ तक ही किसका राज्य रह गया सीमित? तो हर्ष का राज्य सीमित रह गया, हर्षवर्धन का। ठीक है। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। जिस तरह हर्षवर्धन सम्राट राजा तो थे ही, लेकिन साथ में वो क्या थे? साहित्यकार थे। उसी तरह पुलकेशी द्वितीय जो था वो वीर तो था ही, सम्राट तो था ही, लेकिन वो कला का बहुत शौकीन था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ और अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी के समय में बने हैं।
युएन संघ हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में भी पहुंचा। जो चीनी यात्री बच्चों हर्षवर्धन के समय में आया था, वो घूमते घूमते दक्षिण भारत में जब आया तो उस समय किसका राज्य था? तो पुलकेशी द्वितीय का राज्य था। उसके वैभव की युएन संघ ने खूब बड़ाई की। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था। और क्या हुआ? धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है वो मंद पड़ गया। और कौन सा धर्म स्थापित हुआ? तो जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है उसका प्रभाव बढ़ गया। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे, परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया और पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हुई। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 642 में हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। मतलब बच्चों की जो 642 है उसके 5 वर्ष के बाद किसकी मृत्यु हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। और प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन था? तो हर्षवर्धन था। बच्चों अब हम स्वाध्याय की जो चर्चा है वो अपने इसके बाद के लेक्चर में या पाठ में करेंगे।